अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मुल्क के अंदर बहुत ही एक सेंसेशनल वाक़या हुआ है, सॉरी मुल्क के बाहर हुआ है, लेकिन पूरा मुल्क हिल गया है। सारे ह्यूमन राइट्स हमें याद आ गए हैं। हमें याद आ गया कि मुल्क में अलग-अलग इदारे होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया चैनल्स होते हैं, उनके हकूक़ होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब इफ़ेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया गया है, जुडिशरी ख़त्म कर दी गई है, तो कोई पाकिस्तान में राइट्स की बात करना चाहता है, सबसे पहले सीसीडी को चाहिए इन लोगों को ढूंढे, इनसे पूछें ये राइट्स की क्यों बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब की। जियो के एक प्राइम टाइम एंकर, वन ऑफ द आई बिलीव हाईएस्ट पेड एंकर्स होंगे शायद पाकिस्तान में, टॉप 1% ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, ड्रामे भी लिखते हैं। केस नंबर 9 उनका आजकल ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है, उसके लिए उन्होंने कई प्रेस टूर्स भी किए और इस वक्त वो कहीं आई बिलीव अब्रॉड हॉलीडे पे थे शायद अपनी बेगम के साथ। तो एक्चुअली इस पूरी वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिए। एक बंदा जो क्लियरली पीटीआई का सपोर्टर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, विच इज़ नॉट अ सरप्राइज, मोस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई सपोर्टर्स हैं। वो उनको जाता है और वो कहता है कि जो आपने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की है और बुशरा साहब के खिलाफ, बड़ी इंतहाई ज़लील हरकत है और ये ज़लालत है। इसमें कोई गाली नहीं है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इसमें कोई गाली नहीं थी, नंबर 1। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब पहले उनकी तरफ जाते हैं एज़ इफ़ शायद वो वीडियो रुकवाना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, फिर वो उनसे हट के दूर चले जाते हैं और वो चले जाते हैं अपनी बेगम की तरफ। तब तक इस बंदे ने उनकी बेगम की कोई फुटेज नहीं बनाई थी। इनफैक्ट जो फुटेज बनी हुई है उनकी बेगम की, वो साइड से है, आप उनकी शक्ल भी सही तरह नहीं पहचान सकते, जिसमें उनकी बेगम कहती है आप हमें हरास कर रहे हैं। बंदा कहता है मैं आपको हरास नहीं कर रहा, मैं तो बात करना चाह रहा हूँ। ये शायद पोलाइटेस्ट पीटीआई एक्टिविस्ट की इंटरेक्शन हुई है किसी भी बंदे के साथ जो ओवरसीज़ गया है। जो बाकी इंटरेक्शंस हमने देखी हैं वो इंतहाई इससे ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक और परेशान कुन थी। ये क्यों हो रहा है? जर्नलिस्ट के राइट्स होते हैं, आप ओपिनियंस रख सकते हैं, ओपिनियन से इख्तलाफ किया जा सकता है और लोग आपसे पब्लिकली भी ओपिनियन से इख्तलाफ कर सकते हैं। लोग आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इन अ पब्लिक स्पेस, आपसे ओपिनियंस पे इख्तलाफ करेंगे। लेकिन ये हो क्यों रहा है, आपने कभी सोचा है? बस सारे फ़ौरन कहते हैं कि जी पीटीआई ने किया, पीटीआई ने किया या नून ने किया, नून ने किया, लेकिन ये हो क्यों रहा है मुल्क के अंदर? ये इसलिए हो रहा है कि आपके मुल्क में किसी को यकीन नहीं है कि किसी भी किस्म का इंसाफ मिल सकता है, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो थाने से हो, चाहे वो पार्लियामेंट से हो। कोई बंदा रिप्रेजेंटेड फील नहीं करता इस मुल्क में। चले हम एक बेसिक काउंट कर लेते हैं। अगर आप बरेलवी हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, आप रिप्रेजेंटेड, मेजॉरिटी लोग फील नहीं करते। अगर आप माइनॉरिटी हैं रिलीजियस, आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। अगर आप अहले तशी माइनॉरिटी हैं, आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। अगर आप देवबंदी हैं, आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। अगर आप अहले हदीस हैं तो आप नंबर्स में इतने थोड़े कि आप वैसे ही रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। और अगर आप वैसे नॉन डिनोमिनेशन मुस्लिम हैं, किसी फ़िरके से एसोसिएट नहीं करते, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनते हैं, गांधी साहब को सुनते हैं, आप भी रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। ये हमने रिलीजियस अफेयर्स कवर कर लिए। चले हम पोलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप एएनपी से हैं तो जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करते हैं तो आप सराते मुस्तकीम पे हैं, वरना आपको बुला लिया जाता है पर्सनल मीटिंग के लिए, फिर एमन वली खान साहब के बयानात बदल जाते हैं, तो आपका एवरेज वर्कर रिप्रेजेंटेड फील नहीं करता। अगर आप किसी लेफ्ट की तहरीक का हिस्सा हैं तो आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का हिस्सा हैं पीटीआई, आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते कि कहीं पे हमारी आवाज़ सुनवाई कोई चीज़ है। अगर आप टीएलपी में थे जो पाकिस्तान की बाय द वे शायद चौथी सबसे बड़ी जमात है वोट के टर्म्स में और नंबर्स के टर्म्स में, शायद दूसरा नंबर या तीसरा नंबर जमात है, आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। अगर आप जमात इस्लामी में हैं, आपका मेयर का इलेक्शन चोरी किया गया तो आप रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। तो इस मुल्क पे रिप्रेजेंटेड कौन फील करता है? शाहज़ेब खानज़ादा। ये तकलीफ है कि इस निज़ाम के अंदर, हालांकि मैं नहीं समझता कि शाहज़ेब खानज़ादा ने ये लाइफ चूज़ की थी। शाहज़ेब खानज़ादा साहब की मोस्ट जर्नलिज्म काफ़ी अच्छी होती है। बारिंग खावर मानिका साहब का इंटरव्यू, वो मेरे ख्याल है एक बुरा डिसीजन था। ऐसे लोगों को शायद गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए ऐसे मौजू पे, स्पेशली वो इतने रिस्पेक्टेबल होते हैं। लेकिन जब पूरी की पूरी आवाम को आपने आइसोलेट कर दिया है, उनको कहीं से कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, कहीं से कोई उनको आवाज़ उठाने का हक नज़र नहीं आ रहा, कहीं से उनको नज़र नहीं आ रहा कि जो वो चाहें वो रिफ्लेक्ट हो कहीं पे भी, तो फिर ये चीज़ें हो रही हैं। और इसको करेक्ट करने का ये तरीका नहीं है जो अपेरेंटली साद कैसर साहब, अताउल्लाह तार साहब कह रहे हैं कि हम इस बंदे को ढूंढेंगे, हमारे पास फुटेज आ गई है और इसको अब छोड़ेंगे नहीं। डू यू थिंक एनीवन केयर्स एट दिस पॉइंट इन पाकिस्तान? डू यू थिंक सरकारी सज़ा, मौत से लोगों को डर लगता है? आप क्या बात कर रहे हैं? वो आसिफ गफूर साहब ने एक बार कहा था कि आप किस से बदला लेने की बात कर रहे हैं?
गवर्नमेंट डीप स्टेट इस वक्त एक एजेंडा पे लगता है कि उन्होंने सबसे बदले लेने, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मरीन नवाज साहिबा ने लंदन में कहा कि हमें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचर हैज़ टेकन इट्स कोर्स। अगर नेचर का मतलब है कि आप इलेक्शन हाईजैक करें, नेचर का मतलब ये है कि अगर आप पूरे पार्लियामेंट को टेक ओवर करें, जुडिशरी किल कर दें, 26वीं 27वीं तरमीम कर दें, तो बिल्कुल नेचर हैज़ टेकन इट्स कोर्स। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस था। पाकिस्तान में सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है। ऑर्गेनिकली नून लीग को गवर्नमेंट मिल गई, ऑर्गेनिकली पीपीपी का प्रेसिडेंट बन गया, इसमें तो कोई इंटरफेरेंस थी ही नहीं। 26वीं यानी तरमीम की बारी में आपको याद कराना चाहूँगा कि लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि मुसवदा मेरे पास पहुँचा ही नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं हजूर, आप बना रहे हैं मुसवदा, मेरे पास पहुँचे, मुझे पता ही नहीं इसमें क्या है। तो रियलिटी ये है कि शाहजेब खानज़ादा को एक आइसोलेशन में देखना एक बेवकूफ़ाना बायस है। जो वकूआ आपका आई बिलीव भेरा के ऊपर हुआ था एहसन इकबाल साहब के साथ, वो एक आइसोलेटेड तरीका है उसको देखने का। आप इनको इन कंजंक्शन देखें। मैं माजी में जाना चाहूँगा, ये जो ANP बड़ी लिबरल जमात बनती है, आप एमल वली खान साहब के अल्फाज सुन ले बेनज़ीर के बारे में और PPP के बारे में, वो उनको कुत्ते से मिसाल दे के समझा रहे हैं लोगों को कि इन्हें खिलाफ उठना पड़ेगा। आप नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त तक जुडिशली मर्डर हो चुके थे, उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो ज़ियाउल हक साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। रियलिटी ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस गंदी ज़ुबान, गंदे हरकत, गंदे तरीके अपनाते रहे हैं पब्लिकली। आज आप हैरान है कि अवाम भी हमारी ऐसे है, वो क्यों नहीं होगी। देखिए, हमारे सियासतदानों के पास पैसा है, ताकत है, मोस्ट द टाइम्स पासपोर्ट भी फ़ौरन होता है या उनके बच्चों के पास होता है, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, तो उनकी अखलाकियात इतनी गिरी हुई है बकौल पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री। अयूब खान साहब ने जो इल्ज़ामात फ़ातिमा जिन्ना साहिबा पे लगाए थे, उनके कैंपेन ट्रेल्स पे एक कुत्ते के ऊपर फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का पट्टा बांधा जाता था, उनको लहराया जाता था कि जनाब ये फ़ातिमा जिन्ना साहिबा है, नौज़ुबिल्लाह। तो आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये जो सहाफ़ी अभी उठ के कह रहे हैं दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज़म, ये आप क्या बकवास और झूठ फैला रहे हैं। दिस इज़ वर्स फैशिज़म दैन जो ज़ियाउल हक ने की थी, जो अयूब खान ने की थी, जो मुशर्रफ ने डॉक्टर आफिया के साथ की थी, या जो आपने दिन दिहाड़े मुरीद के में बंदे मारे, या जो आपने बंदे इस्लामाबाद में मारे। इससे बुरी फैशिज्म है। 10,000 PTI के लोग इन्होंने जेल में डाले, 5,000 के करीब लोग ये डाल चुके हैं जेल में TLP के, 600 से ज़ायद बंदा CCD मार चुकी है। NCCI लोगों से उनकी निजी तस्वीरें मंगवा के उनको ब्लैकमेल कर रही है। इससे बुरी फैशिज्म है एक बाहर के मुल्क में। और अगर शाहजेब खानज़ादा साहब को लगता है कि वो हरास हुए तो मुकदमा फाइल करें, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं उनके इदारे की एक रियलिटी आपको बताना चाहूँगा, जियो और जंग ग्रुप की। ये जब आर्टिकल आया है जो बुशरा साहिबा पे, इमरान खान साहब पे और अपेरेंटली जनरल फैज़ पे, ठीक है आर्टिकल, वो आर्टिकल के बाकायदा प्राइम टाइम पे हर चीज़ चल रही है। जंग की मेन हेडलाइंस उस आर्टिकल पे, पाकिस्तान में, बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि एक खौफ है कि अगर हम बाहर करेंगे तो वहाँ मुकदमे होंगे। जिस तरह 92 न्यूज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि बाहर, यहाँ पे नहीं। तो ये दोगले लोग हैं और इस इदारे के लिए साफ़ी काम करते हैं। सारे इन सारे इदारों की ड्यूल पॉलिसी है कि लोकली जो मर्जी अनाप शनाप बकवास करते रहो, बाहर नहीं लगाना। ना ना ना, वहाँ नुकसान हो जाएगा, वहाँ हरजाना भरना पड़ेगा। तो ये जितने सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सबसे पहले इस्तीफ़ा दे। इस तरह नजम सेठी साहब ने दी। वैसे उन्होंने सहाफ़त की वजह से नहीं दिया, एक टैक्स का मामला उसकी वजह से दिया। पहले विद होल्डिंग टैक्स की कटौती नहीं हो रही थी चेकों के ऊपर। अगर सागर की तरह लाख रुपया थी तो वो टैक्स कटे बगैर रहता था। अब क्योंकि टैक्स कट के आ रहा है, इदारे ने बताया नहीं, तो लोगों ने इस्तीफे दे रहे हैं, नहीं पसंद आ रहा। अब वही नजम सेठी साहब एक डीप स्टेट के TV चैनल समा से दूसरे डीप स्टेट के TV चैनल दुनिया पर चले गए। ये सब ना मिलके हमें बयान देते हैं ह्यूमन राइट्स और लार्जर आइडियाज़ और डेमोक्रेसी, वो, और ये सब के सब मुलव्वस हैं। ये पता है क्या है कि मालिक एक है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को वो कहता है कि तुमने बात करनी है कि मेरा जो लिबरल एजेंडा है वो कितना अच्छा है, वो बातें शुरू कर देते हैं। दूसरे बच्चे को कहा कि तुमने जाके मजहबी तबके को बताना है कि मेरे से ज़्यादा दीनदार है ही कोई नहीं, वो बातें शुरू कर देते हैं। और फिर उन्हीं 2 बच्चों की बाप आपस में खुद लड़ाइयाँ करवाता है ताकि अवामुन नास को वो मैच दिखाया जा सके। जीता बाप ही है जी। और अवाम को बड़े बड़े फिलोसफर बताते हैं कि आप मैकियावेली पढ़ो, आप बाप बनने की कोशिश करो। नहीं मेरे भाई, बाप गलत कर रहा है।
हमारे मुल्क में क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा ये वकूए ज़्यादा होते हैं, लिहाजा लोग फील करते हैं एट लिबर्टी टू टेक दिस प्रिविलेजेस। जिसका जहां दांव लगता है बदले का वो लेता है, फौरन लेता है बदला। क्यों? उसको कोर्ट में यकीन नहीं है। मैं अमेरिका में था, मैं 16 साल का था, तो हम डिबेट्स कंपटीशन के लिए गए थे। हम अपने होटल से चल के एक रेस्टोरेंट जा रहे थे अल्जीरियन खाना खाने। रास्ते में हमने देखा कि 2 लोग लड़े हैं वहाँ पे। 5-10 मिनट, ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते हमने रुक के लड़ाई तो देखनी थी। 911 को कॉल किए, पुलिस मौके पे आई है, इन्फॉर्मेशन लिए, लोग वहाँ पे गए और क्राउड डिस्पर्स हो गए। वहाँ पे एक बंदे ने ये बात है कि देखी ये पुलिस वाले हम रिश्वत लेंगे, या ये अगले चौक पर जाकर इनको छोड़ देंगे, या इनमें से जो ज़्यादा अमीर होगा उसकी साइड पे होंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब ये रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किसने करना था? मैंने करना था, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सलमान ने करना था, या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिरोज ने करना था, या डीप स्टेट ऑपरेटिव साद ने करना था? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना था। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अवाम को बार बार सबक दिया कि भाई जहाँ दा लगे करो, और वो हमारी नफ्सियात में चीज़ बैठ गई। ये इमरान खान ने के लिए नहीं किया। इमरान खान इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम। ये आप क्यों? इमरान खान देखें, इमरान खान पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पला बढ़ा, पाकिस्तान के स्कूलों में गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उसने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में उसने सियासी जमात बनाई। आप क्यों अस्यूम करेंगे कि इस नफ्सियात के है वो? हम सब इस नफ्सियात के शिकार हैं। हर एक बंदा अपने गिरबान में झांके कि उसने कानून के इस रास्ते इस्तेमाल किए बगैर कितनी दफ़ा बदला लिए, बेपनाह दफ़ा। आपके माँ बाप खुद तरगीब दिलाते होंगे, ये आपके बड़े ये मशवरा देते होंगे। तो शाहजेब खानज़ादा साहब और ये सहाफ़ी सरप्राइज्ड हुए हैं। वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, शाहजेब खानज़ादा ने बड़े ग्रेसफुली ये हैंडल किया मेरे ख्याल से। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बड़े कामली अपनी बेगम को लेके वो वहाँ से चले गए। और ऐसे ही होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आपसे कॉन्फ्रंटेशन होती है। मैंने से मंसूर अली खान साहब का वीलॉग देखा, तो मंसूर भाई ने कहा कि, और ये एक वैसे हम सब जो लाहौरी पंजाबी हैं, थोड़ा सा हमारा ये होता है कि ये मैनू गल करें तो फिर देखे की होता है, ठीक है। असल में वो बात इसलिए कर रहा था जो खावर मानेका साहब का इंटरव्यू हुआ था। अगर आप वो इंटरव्यू देखें, एक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर जो गुफ्तगू होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी ज़ेरे बहस लाई जाए। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप कभी फैमिली कोर्ट जाना लाहौर शहर में, वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है आप वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, स्पेशली तलाक के मामलात के अंदर। वजूहात फॉर तलाक, खुला की वजूहात क्या होती हैं। लेकिन खावर मानेका साहब को जियो ने और शाहजेब खानज़ादा ने वो प्लेटफॉर्म दिया। शाहजेब खान साहब मना कर सकते थे, कोई और साफ़ी कर सकता था, ठीक है, लेकिन वो नहीं किया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अंधेरे में चीज़ें नहीं हो रही, ताली एक हाथ से नहीं बज रही। निज़ाम प्रेशर डालता है और अवाम जहाँ वो प्रेशर रिलीव कर सकती है कर देती है। मेरे पास और आपके पास प्रेशर रिलीव करने का क्या तरीका है? वोटिंग, पब्लिक डिस्कशन, डिस्कोर्स। अगर आप दोनों बंद कर दें तो हम कहाँ जाएंगे? इसी के ऊपर कॉलम लिखा है बड़ा अच्छा हमारे सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ैत साहब ने, और वो कॉलम है जंगल का खरगोश। मैं चाहूँगा कि उर्दू का कॉलम है, आप लोग ज़रूर जाके पढ़ें। उसमें उन्होंने समझाया है कि सिर्फ एक गोल है स्टेट का, वो है तरक्की, और उस तरक्की के रिजल्ट से खुशहाली। लेकिन तरक्की सबसे ज़रूरी है। उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करना पड़े कोई इशू नहीं, पार्लियामेंट ख़त्म करना पड़े कोई इशू नहीं, जुडिशरी ख़त्म करने पड़े कोई इशू नहीं, और अगर सियासी जमातों को सेट करना कोई इशू नहीं, और अगर अवाम चाऊँ चाऊँ करेगी तो उसको भी बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने सऊदी अरेबिया और चाइना को देखा है, पूरे हमने यूरोप को नहीं देखा, हमने अमेरिका को नहीं देखा, हमने हमारे हमसाए इंडिया को नहीं देखा, हमने बांग्लादेश को नहीं देखा, जहां पे एक फॉर्मर डीप स्टेट ऑपरेटिव शेख हसीना को क्या हो गया साथ साहब? हुए सजाए मौत। असल में शेख हसीना साहिबा को याद नहीं आया था कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी कुछ होती है। वैसे
शरई तौर पे तो अब तो मुफ्ती तकी तारिक मसूद साहब ने कह दिया लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं हो सकती। भारत ये पाकिस्तान है, यहाँ की फ़ौज भी इस्लामिक है और इस्लामी राह में लड़ती है जब वो अफ़गानिस्तान के लोगों को मारती है। हमारे मुल्क में दिन रात होता है, रात दिन होता है, और इसके बरक्स बात करने वाला टेररिस्ट होता है। अजीब सी बात है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपने कॉलम में एक मफहूम दिया, उन्होंने स्टेट का माइंडसेट आपको बता दिया क्या है, रियासती इदारों का, और कहा भाई ये पाकिस्तान है। तो अगर सुहेल वड़ाइच साहब इतने सीनियर कॉलमिस्ट जो डीप स्टेट से मिलते हैं, हर किसी से उनके मरासम तल्लुकात हैं, वो आपको उनका माइंडसेट बता रहे हैं, तो फिर ये शाहजेब खानज़ादा वाले इंसिडेंट ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे मेरे भाई। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जितने लोग अभी वर्चू सिग्नलिंग कर रहे हैं ना कि बहुत बुरा हुआ है, इनकी बात की अहमियत भी कोई नहीं रही। अवाम डज़ नॉट केयर। क्यों? क्योंकि अवाम के जो मसाइल हैं, जो अवाम की प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तो एड्रेस ये कर नहीं रहे, और फिर जो अवाम के परिफरी के मसाइल हैं, लाइक उनकी फ्रीडम्स, उनकी वॉइस, उनका वोट, ये उसको भी एड्रेस नहीं कर रहे। आप सिर्फ टाइमिंग देखें, जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल है, 27वीं तरमीम ने पाकिस्तान को तबाह कर दी। ये इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल बड़ी हद है ना, इमरान खान साहब के मैरिज को तबाह कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो आर्टिकल जिन खातून ने लिखा है, वो पिछले अभी 24 घंटों से हर मेजर टीवी टॉक शो पे बुलाई जा रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं, वो बता रही हैं कितनी मेहनत से उन्होंने रिसर्च की है। भाई अगर आपको साबित हो गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिस्टिकल पावर्स ऑफ बुशरा साहिबा में बिलीव करके स्टेट पॉलिसी ले रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज करें। दिस इज़ बिगर देन अ न्यूज़ स्टोरी। मैजिक हो रहा है पाकिस्तान में। हमेशा बाय द वे जब काला जादू की बात होती है, लोग इतना इसको रिलैक्स लेते हैं। क्यों? आपने मैजिक डिस्कवर कर लिया दोस्त। आप दुनिया को बताएं मैजिक हो कैसे रहा था। उसमें वो बताते हैं कि मैजिक ऐसे हो रहा था कि आईएसआई बताती थी, बुशरा साहिबा आगे बताती थी, एज अपोज टू पिछले पीएम जिनको आईएसआई डायरेक्टली बताती थी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टेट मुल्क चलाता है, ये तो हम सब कह रहे हैं। लेकिन आप जो जाती हमले करते हैं किसी खातून पे, जो सारी जमातों ने किए हैं, कोई इससे बरी जुबान नहीं है, उसको सेंसेशनलाइज करके प्रेजेंट किया जा रहा है एज इफ ये यूनिक चीज़ होगी है। मैं आपको ज़ाती हैसियत में बता सकता हूँ कि हमारे कुछ एक्स पीएम्स मरी जाके डंडे खाते थे पीरों से, हमारे कुछ एक्स पीएम्स कंधों पे रिलीजियस पर्सनैलिटियों को उम्रे कराते थे, हमारे कुछ एक्स पीएम्स दम दुरूद पढ़ाए बगैर गाड़ी में नहीं घुसते। लेकिन हम कभी निजी बातों पे बात ही नहीं करते। हम आपको ये भी बता सकते हैं, आप पे कुछ करंट मिनिस्टर्स जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ एक्स मिनिस्टर्स जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, पर इसका पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए आसान कर दिया काम कि जो भी इनकी निजी मामलात, इनकी बैक एंड सोच है, जब ये कागज़ का वर्का बना के पेश करते हैं ना एज पॉलिसी, आप उसको डिकोड कर सकते हैं। जिस तरह 27वीं तरमीम नून लीग ने नहीं बनाई, 26वीं उन्होंने नहीं बनाई। आपको कोई बैक एंड मीटिंग बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब आप वो तरमीम पढ़ते हो उसे पता चल जाता है। तरमीम में कहा है कि जजेस को इम्यूनिटी हो सकती है, चीफ्स को इम्यूनिटी हो सकती है, पीएम को नहीं हो सकती। जिससे पीएम ने कहा मैं खुद ये छोड़ रहा हूँ। खुद आप छोड़ नहीं रहे सर, आपको बताया गया है कि सियासतदान वो सियासी फुटबॉल है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। वैसे इम्यूनिटी शरई तौर पे शायद किसी को भी नहीं मिलती, इससे मुफ्ती इकराम अब दिन दिहाड़े आके बातें कर रहे हैं। मेरा वैसे एक अपनी राय है शाहजेब खानज़ादा वाले इंसिडेंट में, हमेशा पावरफुल को कॉल आउट करें। शाहजेब खानज़ादा नौकर है, जर्नलिस्ट वो बाद में, सबसे पहले वो नौकर है जियो का। जियो के मेन एड स्पॉन्सर सरकार है, सरकार को चलाती डीप स्टेट है। तो आप पावर को कॉल आउट करें, पावर पे तनकीद करें, परिफ्री पे तनकीद करना कुछ नहीं। ये दफ्तर है ना हमारा, हमारे वालिद साहब इसके पूरे निज़ाम को चलाते हैं, उसके एडमिन वर्क ये वो ब्ला ब्ला। तो अगर लेट से हमारा कोई यहाँ मेहमान आता है और उसको चाय कॉफ़ी नहीं पूछी जाती, तो हम आतिफ से पूछेंगे कि क्या मसला है। जो हमारा ऑफिस का बहुत पुराना टी बॉय है, वो बताएगा यार चाय कॉफ़ी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तार साहब ने पाबंदी लगा दी है। तो आप पूरी पॉलिसी ट्रेल देख सकते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता, हमें बताया जाता है कि आप इस महदूद डब्बे में सोचें ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। इंटरेस्टिंग इनफ दुनिया भर का नाम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में आता तो इमरान खान साहब का भी आ गया है, और हर साइड इसको क्लेम कर रही है अपने लिए विक्ट्री। पीटीआई कह रहे देखा हमारा लीडर कितना मोमिन आदमी है कि एप्स्टीन भी उससे डरता था, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं देखा इमरान खान का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट इंसेन रिलीजियस जेलर था। उसको अर्दोगान से भी बुरा कहा जा रहा है।
एप्स्टीन ने सुसाइड कमिट कर ली है, ठीक है। और एप्स्टीन ऑब्वियसली डीप स्टेट यूएसए और इसराइल के लिए काम कर रहा था और सेक्स ट्रैफिकिंग के ज़रिए लोगों को हनी ट्रैप कर रहा था, फिर वो इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। आप एप्स्टीन लिस्ट पे लोगों के नाम देख लें, वो स्टॉन्च ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट सपोर्टर्स होते हैं, इसराइल के अंधी तकलीद करते हैं। और इमरान खान साहब का इसमें नाम होना या ना होना हमारे लिए सॉर्ट ऑफ इरेलेवेंट है। लेकिन वैसे मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेफरी एप्स्टीन को इमरान खान साहब के स्टॉन्च मुस्लिम होने में ज़्यादा यकीन था दैन मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये एक्चुअली 2018 से कायम की ईमेल है, जब खान साहब के दीन के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। इंटरेस्टिंगली इनफ इस सारे कड़मस के अंदर कुछ एक्चुअल भी न्यूज़ है मुल्क में, ये सिर्फ नॉनसेंस नहीं थी। पीपी की फैसल राठौर साहब जो हैं वो इस वक्त तकरीबन पीएम आज़ाद जम्मू कश्मीर बन गए हैं। जैसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हक साहब आज हो जाएगा और इनको बैक नून लीग और पीपीपी दोनों कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा, मैं बताता हूँ आपको क्यों। एक तो 8 महीने बाद इलेक्शन है, पीपीपी कोशिश कर रही है कि अपना पीएम अपॉइंट करके वहाँ पे इनरोड्स बनाए जाएं ताकि अगले इलेक्शन में कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए जाएं। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है वो ना पीपीपी, ना कोई सियासी जमात, ना पीएमएलएन रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्चुअली उनकी एक्शन कमेटी रिप्रेजेंट कर रही है और उनके मुतालबात अभी भी नहीं माने गए। जिसका मतलब है कि अगले इलेक्शन में काफ़ी हद तक हमें नज़र आएगा कि लोगों का एक विल और चॉइस क्या है, अनलेस वहाँ भी फॉर्म 45-47 हो गया। लेकिन वहाँ पे फॉर्म 45-47 अगर हुआ तो फिर ज़ाहिर है वो एक्शन कमेटी दोबारा से आएगी और एक और क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो फिर एक तनाव का शिकार बन जाएगा। वैसे कोई सूबा हमारा बचा नहीं है जो इस वक्त तनाव का शिकार ना हो। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने तकरीबन 7 साल बाद पाकिस्तान का विज़िट किया और वैसे जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने अच्छे इंसान हैं, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। जो इनका किरदार रहा है इसराइल ईरान की जंग में, इसराइल और फ़लस्तीन के जेनोसाइड के अंदर, वो इंतहाई घटिया रहा है। ये एयर स्पेस कवर प्रोवाइड करते रहे और इनका यहाँ पे आना एक्चुअली आइसोलेशन में नहीं है, उस खबर में थोड़ी देर पहले आऊँगा। लेकिन उनके यहाँ आने पर उन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस फैसिलिटीज़ विज़िट की, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ देखी, सारे ये मामलात चले, उनको बताया गया पाकिस्तान आर्मी कितनी केबल है। निजी तौर पे बात करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान की आर्मी इस्लामिक फ़ौज है, ये इस्लाम के लिए लड़ती है। हालांकि मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन आर्मी के हमारे सारे असूल या गोल्स ऑब्जेक्टिव इस्लाम के मुताबिक नहीं बनाए जाते। अगर बनाए गए होते तो हम शायद वॉर एंड टेरर में हिस्सा ना लेते, जहाँ पे हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। हम शायद इसराइल के मामले में एक्चुअली कुछ करते हैं, क्योंकि जो इसराइल के मामले का रिजल्ट आ रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल वोट के लिए तैयारी कर रहा है अमेरिका बैक्ड प्लान ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। ये वही फोर्सेस के बारे में हम पहले ही बात की थी कि इसमें डिफरेंट ममालिक की अफवाज ने इकट्ठे होना है और फ़लस्तीन और गज़ा के इलाके में स्पेशली दाखिल होकर जोन्स इस्टेब्लिश करने हैं और वहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस ओवरसी करना है। अब इसके अंदर जो अमेरिका बैक कर रहा है वो कर रहा है ब्रिटिश, फ्रेंच एंड जर्मन सोल्जर्स, ये कोर होंगे आईएसएफ का, और 1500 इन्फेंट्री सोल्जर यूके से वो एक्सपेक्ट कर रहा है विद एक्सपर्टीज इंक्लूडिंग बॉम्ब डिस्पोजल एंड मिलिट्री मेडिक्स, और अप टू 1000 फ्रेंच ट्रूप्स एक्सपेक्ट कर रहा है। 3000 के करीब उन्होंने लोग जॉर्डन से भी आइडेंटिफाई किए हैं फोर्सेस वाले जो इसमें शामिल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग इनफ इसमें कोई मेजर ममालिक मुस्लिम शामिल नहीं है, यानी कि वेस्टर्न पावर्स को ही अभी तक उन्हें तरजीह दी है कि वो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने। इसके ऊपर जो मौक़िफ़ और बयान है वो फ़लस्तीन के सारे फैक्शंस का यकजा होकर सामने आ गया। उनका जो यूएस का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है यूएन के अंदर, उसका प्राइमरी मकसद है कि बेसिकली एक बफर जोन बना दिया जाए, वहाँ पे इंटरनेशनल पावर्स एट प्ले आ जाएँ, वो इसराइल को फ्री हैंड दे दें, और ये उनके प्लान में भी नज़र आ रहा है। जो येलो जोन है वो इसराइल के पास है, जहाँ पर रिहेबिलिटेशन धड़ाधड़ हो रही है और तकरीबन सारे फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया गया। जो रेड जोन है उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं, और मेजॉरिटी गाज़ा के लोग अभी रेड जोन के अंदर है, उनको वहीं पे रखा जा रहा है। जो ग्रीन जोन है वो इस्टेब्लिश होना है जब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी। अब इंटरेस्टिंगली इनफ जो यूएस ने बताया है कि हमारे पास बैकिंग ऑफ सेवरल अरब एंड मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस है, उसके अंदर उन्होंने सपोर्ट फॉर द टेक्स्ट साइंड बाय कतर, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, टर्की एंड पाकिस्तान दिखाया। हम आपको कितनी देर से पिट रहे हैं कि जनाब ये जो पीस डील है ये पीस डील नहीं है, इसके कई प्रॉब्लम्स हैं, और अभी भी पाकिस्तान का नाम यूज़ किया जा रहा है। और क्यों ना किया जाए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लिटरली ट्रंप के साथ खड़े होकर उनकी ऐसी तारीफ़ें कर रहे थे जो शायद ट्रंप के अपने बच्चे ना कर सके, तो फिर उनको यही लगेगा कि पाकिस्तान हमारी हर बात मानेगा, और बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है। अभी जब ये बिल आएगा तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। चाइना ने और रशिया ने अपना एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर दी है
गाज़ा के लिए। वैसे रशिया ने अभी पाकिस्तान को रीच आउट किया है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी कराने के लिए। यानी कि बार बार रशिया और चाइना सिग्नल दे रहे हैं कि हजूर दुनिया में एक सुपर पावर नहीं है, हम भी हैं। और ये पाकिस्तान के पास सुनहरा मौका है कि वो अपना किबले थोड़े से बेहतर करे, मल्टीपल ऑप्शंस रखे, ताकि वो बिल्कुल अमेरिका की डिक्टेशन है। लेकिन हमारी अभी डीप स्टेट और गवर्नमेंट टस से मस होने को तैयार नहीं है। वैसे एक छोटा सा आपको रिमाइंडर दे दें क्या क्या सीज़ फायर वायलेशन हुई है गाज़ा के अंदर पोस्ट अक्टूबर 10 जब ये चीज़ साइन हुई है। 1 महीने टू डिक्लेरेशन सीज़ा गाज़ा फायर इसराइल ने वायलेट किया है एग्रीमेंट ऑन नियरली डेली बेसिस, यानी कि डेली बेसिस पे इसराइल वायलेट कर रहा है। तकरीबन 282 टाइम्स फ्रॉम अक्टूबर 10 टू नवंबर 10 इसराइल वायलेशंस कर चुका है। 88 सिविलियंस को वो गोलियां मार चुका है। रेजिडेंशियल एरियाज बियॉन्ड द येलो लाइन, जो इलाका उनको दिया गया था उससे बियॉन्ड जाके वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। गाज़ा को 124 दफ़ा बॉम्ब कर चुका है। लोगों की 52 प्रॉपर्टी से करीब उन्होंने तबाह कर दिए। ये सारा कुछ बाद में उनके जोन से बाहर है। और तकरीबन 23 फ़लस्तीनी गाज़ा से उन्होंने डिटेन भी कर लिए। बाकी अभी तक उन्होंने वाइटल ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक किया हुआ है, घरों को तबाह कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर रहे हैं। यानी कि रेड जोन को बड़ा रबल बना रहे हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी गाज़ा के लोग हैं। बाय द वे, यानी कि अगर लेट से 100 लोग थे ना गाज़ा के एरिया में, उन तकरीबन सारों को रेड जोन में शिफ्ट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ओनली हाफ द रिक्वायर्ड फूड एड इज करंटली रीचिंग गाज़ा, व्हाइल अ कोलिशन ऑफ पैलेस्टीनियन रिलीफ एजेंसी से टोटल एड डिलीवरीज अमाउंट टू जस्ट 1 क्वार्टर व्हाट वाज अग्रीड इन द सीज फायर। यानी अगर 1000 यूनिट वादा किए गए थे तो गाज़ा की रिलीफ टीम्स के मुताबिक सिर्फ 250 पहुँच रहे हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक सिर्फ 500 यूनिट पहुँच रहे हैं। ये सारा कौन कर रहा है? इसराइल। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी पीस प्लान लेके आए वो अमेरिका है, और अमेरिका को बैक कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ये हमें कड़ियाँ नहीं मिलानी पड़ रही, ये लिटरली आपके सामने दिन दिहाड़े हो रहा है। यानी कि आपके मुल्क के अंदर 27वीं तरमीम होती है, मेजर क्रिटिकल इशू। आप एक मेजर ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हो इजराइल की पॉलिटिक्स में, मिडल ईस्ट में। इस सब से आपको हटाने के लिए एक स्टोरी पेश कर दी जाती है बाय सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कि हमने 1 साल की तहकीक के बाद ये डिस्कवर किया है कि इमरान खान अपनी बेगम के बहुत क्लोज था और उनकी बातें मानता था, और बाजार इमरान खान को लगता था कि उनकी बेगम जादू करती हैं इसलिए वो उनकी बातें मानता था, लेकिन असल में उनकी बेगम आहिस्ता से डायरेक्शन ले रही थी। एट द सेम टाइम ख्वाजा आसिफ साहब ये बताते हैं हमें बार बार कि एक्चुअली जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो थे वो इमरान खान की गवर्नमेंट चला रहे थे। तो अगर जनरल बाजवा जनरल फैज़ की डायरेक्ट रसाई थी तो उन्होंने बुशरा साहिबा को बीच में क्यों रखा हुआ था? और मैं तो ये सारी बातों को सच मानता हूँ सिवाय वो जादू वाली बात को कि बिल्कुल हमारा डीप स्टेट सरकार चलाता है। वो अभी भी चला रहा है, वो पहले भी चला रहा था, उससे पहले भी चला रहा था। इसमें नया क्या था? आई डोंट नो। साथ ही हमें शाहजेब खान ज़ादा की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि जनाब ये कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल स्टोरी थी। हालांकि मैं नहीं समझता क्रिटिकल स्टोरी थी अनलेस आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हो। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि गवर्नमेंट कैन मूव एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, यानी कि मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑन द कार्ड्स हैं। इनफैक्ट वो इस हद तक जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का दिफा करें एज इफ इज़ लाइफ डिपेंडेड अपॉन इट। उनका जिन जजेस ने इस्तीफ़ा दिया ये पॉलिटिकल डिसीजन है। क्यों सर? इन लोगों के एमएनए की सीटें मिल जानी है। इस वक्त पीटीआई की हमायत में एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर बाहर आना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है। एक पिक्चर पेंट किया गया है आपको सोशल मीडिया कमेंटेटर्स जर्नलिस्ट की तरफ से कि जी पीटीआई की हमायत में बात करना बहुत आसान है। ये अटर बुलशिट है। पीटीआई की हमायत में बात करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझाता हूँ कैसे। आपकी लाइफ को थ्रेट होता है, आपके माल को थ्रेट होता है, आपके बीवी बच्चों को थ्रेट होता है। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं आपकी फैमिली को थ्रेट होता है। और अगर इस सब से आप बच जाएं तो फिर दुनिया आपको कल्ट का हिस्सा कहती है। इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में आपको कहा जाता है कि आप कल्ट पे मानते हैं, यानी कोई आपको जगह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। जितने लोग पीटीआई की हमायत में बात करते हैं या बताते हैं कि ये ज्यादती हो रही है पीटीआई के वर्कर्स के साथ या पीटीआई के लीडर्स के साथ, या ये जो बुशरा साहिबा वाला केस आप बना रहे हैं इंतहाई बेहुदा है, उनको कोई केपी से फंडिंग नहीं आती, उनको कोई केपी में ओहदे नहीं मिल जाते। तो इस वक्त प्रो गवर्नमेंट बातें करना आसान है और एंटी गवर्नमेंट बातें करना मुश्किल है, जैसे हर दौर में होता है। जैसे 18 से लेके 22 तक एंटी पीटीआई बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि हमारे मेजॉरिटी लोग जो लिबरल थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो फ्रीडम से मानते थे, उन्होंने तब तो हिम्मत कर ली, अब नहीं उनसे हिम्मत हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त मुनीफ फारूक भाई ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी हार्ड स्टेट, और हमने कहा था इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड स्टेट। तो डंडे से भाई सब डरते हैं, हम भी डरते हैं यार, हम आपको हर वीडियो में कहते हैं हम डरते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीर को इतना नहीं मार सकते कि जब लोगों की औरतों, बच्चों, बीवियों पर अटैक हो और हम यहाँ से लेके फ़लस्तीन की बात करें तो हम उन लोगों की बात ना करें जो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं।
हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, साथियों ने, जो रिलीजियस थे और नॉन रिलीजियस थे, उन्होंने हमारे पे तनकीद की। उन्होंने कहा जी आप मारंग बलोच की बात क्यों करते हैं? उन्होंने कहा उससे ज़्यादती हो रही है। आप मंजूर पश्तीन की बात करें, उससे ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती किसी के साथ भी होगी तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे और तनकीद भी करेंगे जब कोई गलत करता है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम सबको मुश्तरका तौर पे देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि हम वापस जमहूरियत के ट्रैक पे जाएं। और जितने ये अमल किए जा रहे हैं, 27वीं 26वीं तरमीम, CCD, NCCIA, करंट गवर्नमेंट, इसराइल की नॉर्मलाइजेशन, ये सब के सब पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। इवन हमारी ये आइडियलाइजेशन ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड चाइना मॉडल एक्चुअली पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। KP के CM ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी KP को सुतेले बच्चे वाली ट्रीटमेंट मिलती है और वो कहते हैं फेडरेशन ने 3 ट्रिलियन रुपीस KP गवर्नमेंट के देने हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन 2200 बिलियन सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट्स में ड्यू है जो फेडरल ने हमारा देना है, हालांकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा फेडरेशन ने 100 बिलियन एनुअली कहा था कि वो हमें देंगे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, लेकिन वो पैसे भी तक नहीं दिए। और तकरीबन 550 बिलियन अनपेड है उस मद में, यानी जब फाटा को मर्ज करना था तो फिर पैसे मिलने थे डेवलपमेंट की चीज़ को, वो नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो आप हर वक्त कहते हैं कि जी KP की तरक्की देखें, ये देखें, वो देखें, 3 ट्रिलियन तो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें देना है। वैसे ये फैक्ट काफ़ी हद तक चेकआउट करता है, फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसे देने हैं। इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने सारे सूबों के देने होते हैं, सिर्फ पंजाब के वो पैसे दे देते हैं। इट सूट्स ना जब आपका चाचू प्राइम मिनिस्टर हो कि आपकी फंडिंग टाइमली रिलीज होती है। वैसे पंजाब गवर्नमेंट जिस लेवल पे लोन ले रही है बैंक ऑफ पंजाब से और कहीं बैंक से, तो उनको अक्सर औकात फेडरल फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट फेडरल फंडिंग भी मेजर बैंक लोन से आ रही है। हमारे पास स्पेंडिंग का कैपिटल उस तरह नहीं एग्जिस्ट करता। आखिरी खबर हम कवर करेंगे, और ये खबर हम इसलिए कवर करेंगे, इससे एक ऐसी डीपर बात है जो तकरीबन 2 साल से एक पूरी कशमकश थी कि जनाब किसी तरह इंटरपोल के तहत मोनस लाई साहब को वापस बुलाया जाए। वो अब इंटरपोल ने सारी इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी है। यानी कि जो हमने दुनिया में इंटरनेशनल पजीराई हासिल कर ली थी, हमने सारे मुल्क दुश्मन अनासर इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाने थे, तो वहाँ भी जवाब हो गया। और इंटरपोल क्योंकि कानून बेस्ड अदारा है, ज़ाहिर उसके अपने एजेंडाज भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट सेट हो गया कि पाकिस्तान इतनी आसानी से बंदा भेजना नहीं है। वैसे हम आपको पहले भी बता चुके थे कि अल्ताफ़ हुसैन को आज तक हम वापस नहीं ला पाए, और उसने जो जो बातें बैठ के वहाँ से की हैं पाकिस्तान के बारे में, वो तो PTI भी नहीं सोच सकती थी। ठीक, तो लुबे लुबाब क्या है, शाहजेब खानज़ाद के साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर आप नहीं मानेंगे ये बहुत बुरा हुआ है और इसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आप एक बुरे इंसान हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी अकल होगी तो आप ये देखेंगे कि मुल्क में क्या हो रहा है पिछले 4-5 साल से, हमारे सियासतदानों का क्या माजी है। तो जो कुछ इस वक्त ये हो रहा है ये रिफ्लेक्टिव है, ये होना नहीं चाहिए। मैं ऐसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, लोगों को वीडियोज़ इस तरह नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जब आप हर जस्टिस का मैकेनिज़्म बंद कर देंगे, हर फ्रीडम का मैकेनिज़्म बंद कर देंगे, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो यही कुछ करेंगे। अक्सर औकात हम इस पॉडकास्ट पे, इस चैनल पे एक बात करते होते हैं कि भाई अगर आप सेबों का बाग लगाएंगे तो सेब निकलेंगे, किनुआ का बाग लगाएंगे तो किनू निकलेंगे। हमारे मुल्क में ये तस्वर किया जाता है कि सेब का बाग लगाएं और उसके अंदर से बहुत अच्छा इंसान निकल जाए। नहीं हो सकता मेरे भाई। जब आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, आपका सोशल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स तबाह हो चुका है, इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी तबाह हो चुका है, तो आपका यही कुछ निकलेगा। और जो एक वाहिद तरीका था प्रोटेस्ट का जो आपके मुल्क में एग्जिस्ट कर सकता था बाय द वे ऑफ वोट, आपने वो ख़त्म कर दिया है। तो लुबे लुबाब क्या है, शाहजेब खानज़ादा साहब ने मचोरली चीज़ हैंडल की, लेकिन ये इंसिडेंट्स ज़्यादा होंगे जब तक आप रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एड्रेस ना करें। यही प्रॉब्लम CCD का है। हम क्रिमिनल या अस्यूम्ड क्रिमिनल मार देंगे सारे, क्राइम का रूट कॉज नहीं सॉल्व करेंगे। हम बच्चों को लैपटॉप दे देंगे ताकि वो शायद कोडिंग सीख जाएं या शायद कोई अच्छा काम कर ले, लेकिन हम उनका एजुकेशन का मियार नहीं बढ़ाएंगे ताकि वो compete कर सकें इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। हम लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, चाहे वो इंसाफ कार्ड की शक्ल में हो, चाहे पंजाब के नए कार्ड की शक्ल में हो, लेकिन एक्चुअली हम हॉस्पिटल्स का मियार बेहतर नहीं करेंगे, हम नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाएंगे। तो ये लोग हमें कट भी मारते हैं, फिर उसके ऊपर मरहम भी नहीं रखते, और फिर जब उस कट के दर्द में हमारी चीखें निकलती हैं तो ये कहते हैं चीखें क्यों मार रहे हो। शहबाज गिल साहब का भी यही हाल था जब वो पावर में थे, वो कहते थे हम रंदा फिरवा देंगे इस पे। आज जब रंदा फेरा जा रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। इस सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर ना यार मैं और आप सिक्योर नहीं है। तो हमें हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरियत की बात करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए। जिस तरह हम दिन में रोटी खाते हैं 3 टाइम, हमें इसी तरह दिन में इसको मल्टीपल टाइम्स बात करना है। हमारे लिए दुआ करना यार, क्योंकि जिस तरह आगे स्टोरीज़ बनती जा रही हैं, मामला सख्ती होते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूँगा जो भी डीप स्टेट ऑपरेटिव इस वीडियो को सुन रहा है, ये चैनल सलमान का है, वो मालिक है, और वीडियो भी वो खुद एडिट करता है। तो अगर कोई बात नाजेबा
चली जाती है तो ये टोटल उसकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ एक माउथ पीस हूँ। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।